ओके, लास्ट क्लास में हम ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। जैसे कि किसी भी ट्रायंगल के पास कोई एक, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी। किसी भी ट्रायंगल के पास तीन वर्टिसेस होती हैं, जैसे ए बी एंड सी। उसके पास तीन साइड्स होती हैं, ए बी सी एंड ए सी। और किसी भी ट्रायंगल के पास तीन एंगल होते हैं, ए बी एंड सी। और फिर हमने डिफरेंट टाइप के एंगल्स को किसी भी ट्रायंगल के अंदर निकालना सीखा। वहाँ हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को देखा और फिर इसके बाद हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस को समझा था। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास RS अग्रवाल की बुक में, वो है चैप्टर नंबर 9, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इस चैप्टर में हम दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी को समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई ये एक ट्रायंगल है ABC और कोई एक दूसरा ट्रायंगल है DEF। तो ये दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंस होने के लिए, इसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, तो जब कॉन्ग्रुएंट वर्ड आपके लिए एक नया वर्ड है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंसी से हमारा क्या मीनिंग है। ठीक है ना, तो कॉन्ग्रुएंसी हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे फिगर्स ऐसे देखते हैं जो आपस में एग्जैक्टली सेम शेप के होते हैं और सेम साइज के होते हैं। उनकी शेप भी एक जैसी है और साइज भी एक जैसे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास जो RS अग्रवाल की बुक है, ऐसी जितनी भी बुक हैं लेटेस्ट एडिशन वाली, एक बुक को दूसरी बुक के ऊपर रख दिया जाए तो वो एक बुक दूसरी बुक को एग्जैक्टली कवर कर लेगी, हाँ या ना, क्योंकि इनकी शेप और साइज कैसे हैं, सेम। इसी तरह से अगर हम क्लास 9th की NCERT की बुक को ले लेते हैं और NCERT की जितनी भी मैथ्स की बुक हैं उन सबको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और फिर चारों तरफ से देखते हैं तो वो एक दूसरे के बराबर नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शेप और साइज कैसा है, इक्वल। या मैं कहूँ एक बुक को दूसरी बुक के ऊपर रखकर अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो ऊपर वाली बुक नीचे को एग्जैक्टली कवर कर लेती है, या नीचे वाली बुक को नीचे से अगर मैं देखता हूँ तो वो ऊपर वाली बुक को एग्जैक्टली कवर कर लेती है। तो इसका मतलब ऐसे फिगर्स जिनका शेप और साइज सेम होता है तो वो एक दूसरे के साथ रखे जाने पर क्या होता है, एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास एक लाइन है और ये मेरे पास एक लाइन है और ये मेरे पास एक लाइन है। अब यहाँ पर 1 2 3 इन तीनों लाइन में से इस वाली लाइन की जो लेंथ है सपोज करिए 2 सेंटीमीटर, इस वाली लाइन की लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इस वाली लाइन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब इन तीनों लाइन में से कौन सी वाली लाइन ऐसी है जो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर रखे जाने पर एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगी और एग्जैक्टली कवर कर लेगी? तो आंसर है फर्स्ट और सेकंड वाली दोनों ही लाइन है और दोनों का साइज सेम है। दोनों की शेप क्या है, लाइन, और दोनों का साइज कैसा है, इक्वल। तो फर्स्ट को अगर सेकंड के ऊपर रख दिया जाएगा तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर लेंगी और ऐसी दिखाई देगी। इसके ऊपर फर्स्ट वाली भी रखी है और सेकंड वाली भी, तो ये एक दूसरे को कवर कर लेंगी। तो इस तरह की जो लाइंस होंगी, इन लाइंस को हम क्या कहेंगे, ये कैसी लाइन है, कॉन्ग्रुएंट लाइंस। कैसी लाइन है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट लाइन। ठीक है, ओके, ये बात समझ आती है। अब फिर से ये तो हो गई लाइन की बात। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है ऐसा, एक और स्क्वायर बना हुआ है ऐसा, ठीक है, एक और स्क्वायर बना हुआ है इस तरह से, और एक और स्क्वायर बना हुआ है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे स्क्वायर बने हुए हैं और उन स्क्वायर को आप ऑब्जर्व कर रहे हो ऐसे। ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, स्क्वायर। अब इन स्क्वायर्स में से इसकी साइड है, मैंने कहा 2 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर और इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनमें से कौन से दो स्क्वायर ऐसे हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेंगे?
तो आंसर है कि यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड वाला, ये जो दो स्क्वायर हैं फर्स्ट और सेकंड वाले, जब ये एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे तो ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेंगे। लेकिन अगर सेकंड वाला थर्ड वाले के ऊपर रखा जाएगा तो ये इसकी बैक वाली साइड हमें दिखाई देती रहेगी। अगर मैं इस वाले को उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ तो ये पीछे वाला स्क्वायर मुझे दिखता रहेगा, है ना, ये इसको एग्जैक्टली कवर नहीं करेगा। अच्छा, इसको मैं उठाकर यहाँ पर रखता हूँ तब भी इसकी बैक वाली साइड दिखती रहेगी, है ना, तो ये भी इसको एग्जैक्टली कवर नहीं करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले के ऊपर मैं रख दूँ तो ये इसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा, क्योंकि दोनों की शेप तो सेम है और दोनों का क्या सेम है, साइज। शेप और साइज दोनों सेम होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ले लेता हूँ और एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड मैंने कहा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर है, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पर ले जाकर रखूँ तो क्या होगा, तो आंसर है ये तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये एक स्क्वायर है 2 सेंटीमीटर का और एक ट्राइंगल आपने लिया, वो ट्राइंगल ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा, ठीक है ना, तो ये आपकी बैक साइड दिखती रहेगी स्क्वायर की इसमें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जब आप एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे, अब ये इसको इसके ऊपर रखा ऐसे, तो बैक वाला साइड अब नहीं दिखना चाहिए, इधर से देखा तब भी नहीं दिखना चाहिए। तो दोनों वाली साइड कैसी हैं, कॉन्ग्रेंट। यहाँ पर जैसी फिंगर इस हाथ में है वैसे ही इस हाथ में है। अब ये दोनों साइड हम क्या कहेंगे कि ये दोनों फिगर कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन कॉन्ग्रेंट है, सिर्फ फर्स्ट वाला और सेकंड वाला स्क्वायर। इनमें से कौन कॉन्ग्रेंट है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली लाइन। और कॉन्ग्रेंट होने के लिए कंडीशन क्या है, तो हमने ये समझा है कि साइज तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन साथ में शेप भी सेम होनी चाहिए, तभी कॉन्ग्रेंट होते हैं। अगर साइज सेम है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इनकी जो शेप है वो तो अलग अलग है, तो एक को दूसरे के ऊपर रखोगे तो पीछे वाला दिखाई देता रहेगा या आगे वाला कुछ ना कुछ दिखाई देता रहेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि हमें ऐसा होना चाहिए कि जब एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखें तो वो एग्जैक्टली कवर करने चाहिए, तभी वो फिगर क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट फिगर्स। जैसे मैंने आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल दिया, या और भी डेली लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, जैसे एक एटीएम कार्ड को देखते हो, जो एक ही बैंक ने इशू किए हैं 2 एटीएम कार्ड, वो दोनों एग्जैक्टली सेम शेप और साइज के होंगे, है ना, ये आप देखते हो। यहाँ पर ये मेरे पास ये जो मैंने बोर्ड बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे बोर्ड कैसे साइज के हैं, ये सब के सब सेम साइज के बोर्ड हैं, तो 6x4 के, और इनकी जो शेप है वो भी सेम है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सारे के सारे बोर्ड कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट बोर्ड हैं, ठीक है। तो आपको इस डिस्कशन में इतनी बात समझ आ रही होगी कि जब भी दो फिगर कॉन्ग्रेंट फिगर कब कहे जाएंगे, तो आंसर है दो फिगर कॉन्ग्रेंट फिगर तब कहे जाएंगे जब वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करते हों। और एग्जैक्टली कवर कब करते होंगे, जब उनका शेप और साइज दोनों कैसा हो, सेम हो, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम ट्रायंगल को की बात करें, जैसे हमने स्क्वायर की, लाइन की बात की, तो इसी तरह से हम दो ट्रायंगल की बात करें तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब कहलाएंगे। तो इसका आंसर ये होगा कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तब कहलाएंगे जब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लें। और एग्जैक्टली कवर ये तभी कर पाएंगे, आप जानते हो, कि जब इनकी साइड्स आपस में इक्वल हों और इनके एंगल्स आपस में इक्वल हों। तो दो ट्रायंगल ABC और DEF को कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या क्या होना मस्ट है, तो आंसर है एंगल A और एंगल D आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंगल B और एंगल E इक्वल होना चाहिए, एंगल C और एंगल F इक्वल होना चाहिए। ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएं। लेकिन सिर्फ एंगल इक्वल हो जाएं इससे बात नहीं बनेगी। हम तो यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ऐसा, ये एक ऐसा ट्रायंगल भी बना सकते हैं हम। अगर आपने कहा इस एंगल में ये 30 डिग्री है, या मैं कहूँ ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का, है ना। अच्छा, इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ईच लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर है। तो सिर्फ एंगल इक्वल हो तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? आंसर है नो। इस ट्रायंगल को अगर इस ट्रायंगल के ऊपर ले जाकर रखोगे तो ये इसको एग्जैक्टली कवर नहीं करेगा,
तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ एंगल का इक्वल होना ही दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकता। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? अब इस ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये वाली जो साइड्स हैं वो एग्जैक्टली इसके इक्वल, ये वाली साइड एग्जैक्टली इसके इक्वल और ये वाली साइड एग्जैक्टली इसके इक्वल होनी पड़ेगी। फिर आप इसके ऊपर रखोगे तो ये इसको एग्जैक्टली कवर करेगा। तो एंगल के साथ साथ क्या और मस्ट है, क्या इक्वल होना चाहिए कि AB वाली जो साइड है वो DE के इक्वल हो, BC वाली जो साइड है वो EF के इक्वल हो और AC वाली साइड DF के इक्वल हो। ठीक है, ये होना मस्ट है। अगर ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हों और ये तीनों साइड अगर आपस में इक्वल हों तो हम अगर इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये इनको एग्जैक्टली कवर करेगा और उस केस में हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जैसे ABC और DEF ट्रायंगल अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इनके लिए एक सिंबल यूज करेंगे और वो सिंबल इस तरह का दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है ना, इस तरह का सिंबल दिखाई देगा और इस सिंबल को हम क्या कहेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कैसा है, कॉन्ग्रुएंट। इस बात का मीनिंग ये है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सब की सब आपस में कैसी हैं, इक्वल। ठीक है, और ठीक है, अच्छा, जब करस्पॉन्डिंग टर्म आता है तो हम वहां पर एक टर्म यूज करते हैं CPCT। क्या टर्म यूज करते हैं बच्चों, CPCT। और ये जो CPCT है, इस CPCT का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल। मतलब अगर ट्रायंगल ABC और DEF आपको बताया हुआ है पहले से कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस बात का मतलब ये है कि एंगल A किसके इक्वल होगा, D के। एंगल A के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल D। देखो ये यहाँ पर बन रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर ये बन रहा है, तो ये क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से अगर यहाँ B बन रहा है तो इस वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल लेकर चलोगे, E। तो B और E कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ऐसे ही एंगल C और एंगल EF आपस में कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब AB वाली साइड के करस्पॉन्डिंग उस वाले ट्रायंगल में क्या आएगा, तो आंसर है DE। ऐसे ही BC वाली साइड्स के करस्पॉन्डिंग इसमें क्या आएगा, EF। इसमें AC के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, DF। तो ये सब क्या हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। और अगर ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, तो ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो ये हम कहते हैं CPCT से कि अगर दो ट्रायंगल आपस में इक्वल हों तो हम उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आपस में क्या कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इसके लिए आपने ये तो देख लिया कि तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अब हम अगर इतनी सारी चीजों को प्रूफ करेंगे, कितनी सारी चीजें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 चीजें अगर हम प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको प्रूफ करने में बहुत टाइम लगेगा हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे से क्राइटेरिया बनाएंगे कॉन्ग्रुएंसी के, जिसमें हमें ये 6 चीज़ों को ना निकालकर उनमें से कोई 3 या 4 चीज़ें निकालें और फिर हम कह पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। अगर ये फॉलो अप हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इनमें से 6 में से कोई 3 केवल हों तब भी हम कह पाएं कि ये कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल है, तो वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले थ्योरम नंबर 1, और वो जो थ्योरम नंबर 1 होगी वो होगी हमारे पास साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया की हेल्प से हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम देख लेते हैं थ्योरम नंबर 1। देखिए थ्योरम 1, इफ टू ट्रायंगल्स हैव 2 sides and included angle of the one equal to corresponding sides and the included angle of the other, then the two triangles are congruent। देखिए समझिए, सबसे पहली चीज हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल की बात हो रही है, दो ट्रायंगल की बात हो रही है, तो हम पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं।
एक ट्रायंगल ये बनाया हमने और एक ट्रायंगल ये बनाया, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये कोई एक ट्रायंगल है डी ई एफ, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें कुछ क्वांटिटी पहले से गिवन है। गिवन क्या क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन है सबसे पहले, इफ टू ट्रायंगल्स हैव टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल एंड इंक्लूडेड एंगल। अब ये हमें गिवन क्या क्या है पहले इसको समझो। इस वाले ट्रायंगल की दो साइड्स, कोई भी दो साइड, ठीक है, तो और इस वाले ट्रायंगल की दो साइड, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल है और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। ये आपस में क्या है, हमें इक्वल गिवन है। और इन दोनों साइड को इंक्लूड करने वाला एंगल कौन सा है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड को इंक्लूड करने वाला एंगल ये है। ऐसे ही इस वाली साइड और इस वाली साइड को इंक्लूड करने वाला ये एंगल ये है। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनको इंक्लूड करने वाला एंगल अगर आपस में इक्वल है तो प्रूफ करिए कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि ए बी वाली जो साइड है वो गिवन है किसके इक्वल, डी के इक्वल। अच्छा, एंगल ए इक्वल गिवन है किसके, एंगल डी के। और ए सी इक्वल गिवन है किसके, डी एफ के। ए सी किसके इक्वल गिवन है, डी एफ के, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करने के लिए बच्चों प्रूव हमें करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल डी ई एफ के। ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। फिर से ये वाली साइड इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके और ये एंगल इक्वल है इसके, ये हमें पहले से गिवन है। इन दोनों साइड को इंक्लूड करने वाला एंगल आपस में पहले से हमें इक्वल गिवन है और हमें इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रूफ देखिए आप कैसे करेंगे इसका। हमें जो गिवन है वो ये कि ए बी किसके इक्वल है, डी ई के। ए बी किसके इक्वल है, डी ई के, ओके। अगर ए बी और डी ई आपस में इक्वल हैं तो अगर मैं डी ई को ए बी के ऊपर रखूं तो डी ई ए बी के ऊपर कौन साइड कर जाएगा, तो आंसर है हाँ। thus ए बी कोइंसाइड विद डी ई, ठीक है। ए बी कोइंसाइड कर जाएगा किसके साथ, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी और डी ई कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब दूसरा हमें गिवन है कि एंगल ए और एंगल डी ये आपस में इक्वल हैं। नाउ एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। अगर एंगल ए और डी आपस में इक्वल हैं तो ए बी और डी ई से जितना एंगल आप इधर खींचोगे उतना ही एंगल आपने यहाँ बनाया। तो जो ए सी वाली लाइन है वो डी एफ के क्या होनी चाहिए, अलोंग आनी चाहिए। ए सी और डी एफ आपस में एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। क्यों, क्योंकि एंगल ए और एंगल डी आपस में कैसे हैं, इक्वल। अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखता हूं, ठीक है, तो ए बी और डी तो आपस में इक्वल हैं, इसलिए एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे। अब जितना एंगल ए है उतना ही एंगल डी है, तो फिर ए सी वाली साइड और डी एफ वाली साइड भी एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर आ रही होंगी, है ना, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होंगी। तो हम कहेंगे कि एंगल ए और एंगल डी क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं इसलिए ए सी कोइंसाइड विद डी एफ। एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, देयरफॉर ए सी लाइज अलोंग, हमें लिखना चाहिए किसके अलोंग लाई कर रहा होगा, डी एफ के अलोंग, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। सबसे पहले ए बी वाली लाइन को ले जाकर रखो, ठीक है, फिर एंगल चलो इतना, फिर ए सी वाली लाइन को लेकर आओगे तो आपने इतना एंगल चला है तो फिर डी ए सी वाली लाइन इसके ऊपर आ रही होगी। तो ए सी लाइन इसके ऊपर आ रही है, बट ए सी और डी एफ तो आपस में इक्वल है, तो ए सी इक्वल है किसके, डी एफ के, बट ए सी और डी एफ आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब सी, अगर हम ए सी को इसके ऊपर रखेंगे तो सी वाला पॉइंट किस पर कोइंसाइड कर जाएगा, एफ पर। अगर ए सी डी एफ के अलोंग आ रहा है तो ए तो डी पर आ जाएगा और सी किस पर कोइंसाइड कर जाएगा, एफ पर, क्योंकि ए सी और डी एफ आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो सी कोइंसाइड विद, सी किससे जाकर मिल जाएगा, कोइंसाइड ऑन एफ।
और अगर C कोइंसाइड कर गया F पर, तो हम क्या कहेंगे कि देखो AB और DE पहले से कोइंसाइड कर रहे थे, AC और DF कोइंसाइड कर गए, तो इसका B पॉइंट और इसके E पॉइंट पर पहले से कोइंसाइड कर रहा था, इसका C पॉइंट इसके F पॉइंट पर कोइंसाइड करने लग गया, इसका मतलब BC और EF भी आपस में क्या कर रहे होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो देयरफॉर BC कोइंसाइड विद EF, किससे कोइंसाइड कर जाएगा, EF से कोइंसाइड कर जाएगा। तो अब देखो तीन स्टेटमेंट हैं आपके पास, AB कोइंसाइड विद DE, ओके, ये बात तो हमें इसलिए हमने कही क्योंकि AB और DE आपस में इक्वल हैं, ठीक है। दूसरा, फिर एंगल A और एंगल D आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए जो अगर मैं AB वाली लाइन को पकड़कर यहाँ रखूं, फिर A एंगल चलूं और फिर AC को इसके ऊपर रखूं, तो AC DF के अलोंग आ रहा होगा, है ना। और क्योंकि AC और DF आपस में इक्वल हैं, तो AC और DF एग्जैक्टली एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे होंगे, तो C पॉइंट कहां पर आ गया होगा, F पॉइंट पर। अब B पॉइंट पहले से E पॉइंट पर था और C पॉइंट अब F पॉइंट पर कोइंसाइड कर गया, तो हम कहेंगे कि BC और EF भी आपस में क्या कर रहे होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो BC और EF कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। AC और DF आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि तीनों साइड कोइंसाइड कर रही हैं। अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड पर कोइंसाइड कर रही हैं, इसका मतलब इन दोनों का साइज कैसा है, सेम। साइज सेम है, तो अब एक कंडीशन और चाहिए कि शेप सेम होनी चाहिए, और शेप तो पहले से सेम है, दोनों ही क्या है, ट्रायंगल। तो अगर ये दोनों शेप सेम है, दोनों ही ट्रायंगल हैं और उनके साइड एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट रहे होंगे। तो ट्रायंगल ABC क्या रहा होगा, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का सिंबल लगाओगे, है ना, और फिर कौन सा ट्रायंगल लिखोगे, DEF। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF क्या रहे होंगे, एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट रहे होंगे। और इस तरह की कॉन्ग्रेंसी कब पॉसिबल हुई, जब हमने साइड लिया, एंगल लिया और साइड लिया। इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल का साइड लिया, एंगल लिया और साइड लिया। तो जब करस्पॉन्डिंग साइड्स, दो साइड्स और उनको इंक्लूड करने वाले एंगल जब आपस में इक्वल लिए गए, तो फिर हमने देखा कि ये BC और EF एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे। तब हमने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट। इसलिए हम कहेंगे कि ये वाली जो कॉन्ग्रेंसी है, इसका नाम क्या होगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। कौन सी कॉन्ग्रेंसी है ये, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, या साइड एंगल साइड रूल, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो आप वहां पर। इस तरह से ये किया जाएगा, ठीक है। फिर से ये दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट। ये जो एक्चुअल में कॉन्ग्रेंसी प्रूफ की जाती है साइड एंगल साइड की, ये बाय प्रैक्टिकली की जाती है। आप प्रैक्टिकली कर करके देख रहे हो कि आपने एक ट्रायंगल लिया, फिर आप एक और ट्रायंगल बनाना शुरू कर रहे हो, सच दैट कि AB को DE के इक्वल बना रहे हो, ठीक है। फिर आप दूसरी एक और लाइन वहां पर AB के साथ रखने वाले हो, कितनी, जितनी एंगल ये है, ठीक है। जब आप ये रखोगे और फिर आप इनको उठाकर यहाँ रखोगे, तो AC कहाँ पर आ रहा होगा, DF के ऊपर, ठीक है। अब अगर AC और DF आपने इक्वल लेंथ के बनाए, तो C कहाँ पर आ रहा होगा, F पर। अब B पहले से ही E के ऊपर था, क्योंकि AB आपने ED के ऊपर रखा हुआ था, तो B पहले से ही E के ऊपर था, और C अब F के ऊपर आ गया होगा, क्योंकि AC और DF आपस में इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि BC और EF भी आपस में इक्वल आ गए होंगे। अब BC और EF भी इक्वल आ गए, ये दोनों साइड पहले से इक्वल थी, तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर आपस में इक्वल हैं और वो दोनों ट्रायंगल हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर रखने पर क्या होगा, जब साइड दोनों का सेम है, तो वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगे। और बाय द डेफिनेशन अगर वो एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं, तो वो चीजें, वो दोनों फिगर क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट फिगर। तो ये जो कॉन्ग्रेंसी है वो साइड एंगल साइड की वजह से प्रूफ हुई, इसीलिए इस क्राइटेरिया का नाम क्या रखा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसके बाद नेक्स्ट इसी से रिलेटेड अब हम एक थ्योरम और पढ़ लेते हैं, वो आप देखिए कैसे करेंगे। हमने जब ये थ्योरम पढ़ ली, तो इसके बाद हम एक रिजल्ट और बना सकते हैं, वो है थ्योरम नंबर 2, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है इस तरह से, सपोज करिए मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC, और इसकी ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, AB और AC आपस में कैसे हैं, इक्वल, ठीक है। ये मान लो हमें गिवन है पहले से,
गिवन हमें क्या है कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो भी एंगल होंगे, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, और इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल रहे होंगे। ठीक है, अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ कर सकते हैं कैसे, देखो यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ए, इसका हम एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं कोई एडी। एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एडी इज बाइसेक्टर, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, अगर ये एडी एंगल बाइसेक्टर है तो यहां पर ये दो एंगल में डिवाइड कर रहा होगा और वो दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब मेरे पास दो ट्रायंगल बनके तैयार हो गए, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को हम लेकर चलते हैं और फिर हम प्रूफ करके देखते हैं कि हम क्या प्रूफ कर पाएंगे। ट्रायंगल ए बी डी, एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी डी, एंड दूसरा हमारे पास एक ट्रायंगल है ए सी डी, ये दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो एक तो ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, ये हमें क्वेश्चन में क्या था, गिवन, ये हमें थ्योरम में पहले से स्टेटमेंट में क्या था, गिवन, कि ए बी और ए सी आपस में कैसे हैं, इक्वल। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 2, ये आपस में इक्वल हैं, ये हमने बनाया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब तीसरी चीज, एडी दोनों में क्या है, कॉमन, एडी दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, ये दोनों में कॉमन है, मतलब ये इक्वल है। ठीक है, दोनों में इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये दोनों में कॉमन है, और इन दोनों साइड को इंक्लूड करने वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो हमने अभी अभी एक थ्योरम पढ़ी है कि जब भी दो ट्रायंगल में दो साइड और उनको इंक्लूड करने वाला एंगल, यानी ये एंगल, उनके बीच में आने वाला एंगल, अगर ये दूसरे वाले ट्रायंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके इंक्लूड करने वाले एंगल के इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट। कौन सी कॉन्ग्रेंसी, साइड एंगल साइड। तो हम क्या कहेंगे, इस वाले ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है इसके और ये एंगल इक्वल है इसके, और ये वाली साइड दोनों में क्या है, कॉमन। तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट। तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। कौन से रूल से, तो आंसर है अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, साइड एंगल साइड रूल। कौन सा रूल, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम जानते हैं कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी सारी की सारी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल सब आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल के जितने भी अब एंगल हैं और इस वाले ट्रायंगल के जितने भी एंगल हैं वो सब आपस में क्या हो चुके होंगे, इक्वल हो चुके होंगे। तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी और इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी, ये आपस में कैसे हो चुके होंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये क्या हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, किसके, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के। तो हम क्या लिख देंगे शॉर्ट में इसको, बाय सीपीसीटी। ये हमने कैसे कहा, बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि एंगल बी और एंगल सी आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो हमें क्या समझ आया कि अगर कोई एक ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल रहे होंगे। ये है आपकी थ्योरम नंबर 2। ओके, इसके बाद देखिए थ्योरम नंबर 3। अभी तक हमें एक बात समझ आ गई कि अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल हैं, उनकी अगर करस्पॉन्डिंग दो साइड इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है तो हम कहते हैं वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, उसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी।
और दूसरा हमने एक और थ्योरम पढ़ ली कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वो हो गई थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। यहां पर एक ट्रायंगल है इस तरह से, ट्रायंगल ए बी सी, और एक और कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी ई एफ। वो कह रहा है क्वेश्चन में इफ टू एंगल्स, कौन कौन से एंगल, कोई भी दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, और इन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड, ये एंगल और ये एंगल किस साइड पर बना है, इस पर, तो इंक्लूड करने वाली साइड ये हुई। अगर दो एंगल और उनको इंक्लूड करने वाली साइड, किसी एक ट्रायंगल की दो एंगल और उनको इंक्लूड करने वाली साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और उनको इंक्लूड करने वाली साइड के अगर इक्वल है तो प्रूफ करिए कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ये बात समझ आ गई। गिवन क्या है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, बी सी ई एफ के इक्वल, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। तो कोई भी दो एंगल और उनको इंक्लूड करने वाली साइड अगर ये इनके करस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल रहे होंगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल ई के, और बी सी हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, ई एफ के, एंड और हमें क्या गिवन है, एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल एफ के। इस तरह से। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव हमें ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या रहा होगा, कॉन्ग्रेंट किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखिए आप। जब हम प्रूफ करेंगे तो हम ये पढ़कर आए हैं बच्चों कि अगर किसी भी कोई दो ट्रायंगल है हमारे पास, उनमें से किसी एक ट्रायंगल में अगर ये वाली साइड इक्वल है इसके और ये वाला एंगल इक्वल है इसके, और सपोज करो अगर ये AC और DF भी आपस में इक्वल हो जाएं, AC और DF आपस में इक्वल होते मान लो हो जाएं, ये केस मान लें हम, तो उस केस में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होंगे, तो आंसर है हाँ होंगे। क्यों, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो उस केस में ये कौन सा वाला केस बन जाएगा, साइड एंगल साइड वाला केस। तो उस केस में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। किस कंडीशन में, अगर क्या इक्वल हो जाए, AC और DF आपस में कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो यहां पर मैं एक केस लिखता हूं, केस 1। फर्स्ट केस आपको बताता हूं कि अगर AC अगर हमारा इक्वल हो जाए किसके, DF के, तब उस केस में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट रहे होंगे। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर इफ AC इक्वल टू DF, अगर मान लो AC DF के इक्वल रहा हो तो उस केस में BC हमारा इक्वल है किसके, EF के, और एंगल C इक्वल है किसके, एंगल F के, और AC इक्वल्स टू DF, ये हमने लेट कर लिया, AC इक्वल्स टू DF। ये तीन चीजें हो जाएंगी। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट किसके, ट्रायंगल DEF के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है बच्चों, ऐसे हो जाएगा अगर AC और DF इक्वल हुए, और अगर नहीं हुए तो हमारा सेकंड केस बन गया। केस सेकंड बनेगा उस केस में कि अगर AC इक्वल नहीं है किसके, DF के। अगर हमारा सपोज करो AC DF के इक्वल नहीं है, तब उस केस में क्या होगा। ठीक है, अगर AC हमारा DF के इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या बनेगा, वो हमें समझना है। अगर AC DF के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो या तो फिर ये जो DF वाली लाइन है, या तो फिर ये बड़ी होगी या ये छोटी रही होगी AC से। इस बात का मीनिंग यही तो निकाला जाएगा कि अगर AC DF के इक्वल नहीं है तो या तो फिर DF वाली लाइन बड़ी है इससे AC से, या DF वाली लाइन इससे AC से छोटी है, यही हो सकता है। तो चलो मैंने माना कि ये जो DF वाली लाइन है ये इतनी रही होगी, इतनी, D डैश कुछ नाम दे दिया मैंने। ठीक है,
अब तो ये इक्वल नहीं है ना, AC और DF आपस में इक्वल नहीं है ना, ये वाली साइड। अब आप देखो कि अगर मैं इस ट्रायंगल ABC को लेकर चलता हूं और इस वाले ट्रायंगल DEF को लेकर चलता हूं, तब क्या होगा उसको समझो। मैंने माना कि AC DF के इक्वल नहीं है, AC किसके इक्वल है, D-F के, ऐसे मैंने लेकर चला। अगर AC मैंने D-F के इक्वल ले लिया तो AC DF के इक्वल तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यही केस हम लेकर चल रहे हैं कि AC किसके इक्वल नहीं है, DF के इक्वल नहीं है। अगर AC DF के इक्वल नहीं है तो किसी के तो इक्वल रहा होगा, तो मैंने माना कि AC D-F के इक्वल रहा होगा, ठीक है। अब अगर AC D-F के इक्वल है तो कौन कौन से ट्रायंगल इक्वल होंगे, कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो आंसर है कि तब ट्रायंगल ABC एंड दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा, D-EF, D-EF, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, वहां पर BC इक्वल रहा होगा किसके, EF के, BC और EF इक्वल रहा होगा, और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल F के, ये तो हमें गिवन ही है, एंगल F के। और AC हमने किसके इक्वल बनाया है, हमने माना है D-F के, किसके इक्वल माना है, D-F के। तो देखो साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये मैंने नोट कर लिया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया किसके, ट्रायंगल D-EF के, ठीक है। कौन से रूल से हुआ, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, कौन कौन से ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल D-EF, ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल B, इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल D-EF, ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, एंगल B आपने प्रूफ इक्वल कर दिया, किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, आपने इतने एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया। बट एंगल B ऑल्सो हमें गिवन था किसके इक्वल है, एंगल E के। एंगल B हमारा किसके इक्वल था, एंगल E के, ये हमें पहले से गिवन है। तो एंगल B इतने से एंगल के भी इक्वल प्रूफ हो गया, और एंगल B हमें गिवन था इतने बड़े एंगल के भी इक्वल। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एंगल B इतने छोटे एंगल के भी इक्वल हो और एंगल B इतने बड़े एंगल के भी इक्वल हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल B इसके इक्वल प्रूफ तो हो गया, बट एंगल B तो एंगल E के भी इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, या हम ये कहें दिस इज पॉसिबल ओनली, इट्स पॉसिबल ओनली, इट्स पॉसिबल ओनली। कब पॉसिबल ऐसा हो पाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के भी इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के भी इक्वल हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन ये पॉसिबल तब हो पाएगा जब ये D' वाला पॉइंट हम उठाकर कहाँ लेकर आ जाएं, D पर। अगर इस वाली लाइन को पकड़कर मैं यहाँ लेकर आ जाऊंगा, यहाँ से पकड़कर यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, तो ये वाला एंगल इतने एंगल के इक्वल हो चुका होगा। तो हम जानते हैं कि एंगल B इतने एंगल E के इक्वल है, तो वो इसके इक्वल नहीं हो सकता। इसके इक्वल वो तभी हो सकता है जब D' वाला पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा हो, D पर। ये जो E' वाली लाइन है, E D' वाली लाइन है, इसको पकड़कर यहाँ लेकर आओ, तभी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो हमने कहा कि ये पॉसिबल तभी होगा जब इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन D' लाई ऑन D, जब D' किस पर लाई कर रहा हो, D पॉइंट पर लाई कर रहा हो। और अगर D' हमारा D पॉइंट पर लाई कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि हमारा AC हमने किसके इक्वल लिया था, D' के इक्वल। तो इसका मतलब हमारा AC किसके इक्वल हो जाएगा, DF के इक्वल। अगर हमारा D' पॉइंट D पर आ जाएगा तो हमारा AC
डी डैश एफ के इक्वल था, तो अब अगर हमारा डी डैश पॉइंट डी पर आ गया तो इसका मतलब ए सी अब हमारा किसके इक्वल हो गया, डी एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे कि अगर डी डैश डी पर लाई करने लग गया तो जो हमारा ए सी किसके इक्वल था, डी डैश एफ के, किसके इक्वल था, डी डैश एफ के इक्वल था। अब क्योंकि हमारा डी डैश पॉइंट डी पर लाई करने लग गया है तो डी डैश और डी पॉइंट एक ही हैं, तो इसलिए डी डैश पॉइंट को मैं क्या लिख पाऊंगा, डी एफ। तो अब यहां से क्या प्रूफ हो गया कि ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के। और अगर ए सी डी एफ के इक्वल है, ए सी किसके इक्वल आ गया, डी एफ के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, किससे, साइड एंगल साइड से। बी सी इक्वल है ई एफ के, ये पहले से गिवन है हमें, है ना। एंगल सी इक्वल है किसके, एफ के, ये भी हमें पहले से गिवन है। और हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो डी एफ और ए सी हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल फिर से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, जैसे हमारे फर्स्ट केस में हो रहे थे जब हमने ए सी और डी एफ क्या कहे थे, आपस में इक्वल किए थे। तो हमने क्या किया सेकंड वाले केस में कि जब हमने डी डैश को किसी अलग पॉइंट पर माना, मतलब हमने ए सी डी ई एफ के इक्वल नहीं लिया, तो हमने देखा कि ऐसा हो ही नहीं सकता उस केस में एंगल बी एंगल ई के इक्वल आ जाए। अगर आपने AC को DF के इक्वल नहीं लिया तो फिर हम ये देखते हैं कि अगर आप किसी और लाइन के इक्वल लेते हो तो ये वाला एंगल B और एंगल E आपस में इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर ये इक्वल होगा तो हर हाल में D डैश वाला पॉइंट कहां पर लाई करेगा, D पर लाई करेगा, तो फिर हर हाल में AC और DF आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी कि AC और DF इक्वल हैं और BC यहाँ पर EF के पहले से इक्वल गिवन है, एंगल C और एंगल F आपस में कैसे हैं, पहले से इक्वल गिवन है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एंगल B और E को इक्वल होने के लिए D डैश को कहां पर होना पड़ेगा, D पर होना पड़ेगा। अब ये कॉन्ग्रुएंसी हमारी तब एप्लीकेबल होती है जब ये D डैश वाला जो पॉइंट है ये D पर जाने के लिए कब मजबूर होता है, जब एंगल B किसके इक्वल गिवन हो, एंगल E के। अगर ये हमें गिवन हो तो हम कह सकते हैं कि D डैश हर बार D पर आ रहा होगा और हर बार फिर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो रहे होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि क्योंकि एंगल, साइड और एंगल इन तीन चीजों को गिवन था क्वेश्चन में, तब जाकर ये हर बार कैसा आ रहा था, कॉन्ग्रुएंट आ रहा था। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो क्राइटेरिया है ट्रायंगल का, इसका नाम क्या रखा जाएगा, एंगल साइड एंगल। अगर एंगल साइड एंगल अगर दो ट्रायंगल के आपस में इक्वल हैं तो हर बार वो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से क्या हो जाते होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाते होंगे। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना मस्ट है, दो ट्रायंगल का, तो आंसर है एंगल साइड एंगल। वहां पर अगर अप्लाई हो रहा है तो वहां पर साइड एंगल साइड अप्लाई हो रहा होगा। तो इस क्राइटेरिया का नाम क्या हो गया, साइड एंगल साइड एंगल। क्या नाम हो गया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ये वाला रूल फॉलो होगा। तो ये समझ आया, हमने जो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया वो किसकी हेल्प से की है, साइड एंगल साइड की हेल्प से। लेकिन वो पॉसिबल कब हो पाई है, जब ये गिवन हमें क्या है, एंगल साइड एंगल। तो अगर वहां पर कभी भी दो ट्रायंगल एंगल साइड एंगल को फॉलो कर रहे होंगे तो फिर वो हर हाल में कॉन्ग्रुएंट हो जाते होंगे। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। तो फिर हमने ये कहना शुरू कर दिया कि बार बार साइड एंगल साइड कहने की जरूरत नहीं है। अगर एंगल साइड एंगल है तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या होते होंगे, कॉन्ग्रुएंट होते होंगे। वो किस रूल से होते होंगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने एक सिंपल सा रूल बना लिया कि अगर एंगल साइड एंगल हो तो हर हाल में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, किसी भी रूल से। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम हो गई, एंगल साइड एंगल।